डॉक्टर जयशंकर, आप पर पहले इल्जाम लगाऊं इससे पहले पूछना चाहता हूं कि मैं एक डिप्लोमेट से बात कर रहा हूं या एक पॉलिटिशियन से? आज मैं कहूँगा ज़्यादातर आप माने पॉलिटिशियन से डील कर रहे हैं, पर 40 साल जो डिप्लोमेट की ट्रेनिंग है ना, वो जाती भी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम एस जयशंकर। आपकी अदालत में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर इल्जाम है कि ये डिप्लोमेसी का इस्तेमाल पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करते हैं। जयशंकर जी, अब ये तो आप मान दे रहे हैं कि डिप्लोमेट से ज्यादा पॉलिटिशियन बन गए आजकल। G20 की सफलता की हमने जबरदस्त कहानियां सुनी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडेन ने तारीफ की, रशिया के प्रेसिडेंट ने भी तारीफ की, आए नहीं तो भी खुश हैं। यहां तक कि मैंने पढ़ा कि चाइना ने भी तारीफ की कि भारत ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन हमारे लालू यादव जी कहते हैं कि पैसा बर्बाद कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, भारत को क्या मिला? देखिए, ऐसा है, लालू जी की तो हम सब लोग आदर सम्मान तो करते ही हैं, आप सब जानते हैं ना। और आपने अब बाइडेन और पुतिन का नाम लिया तो ये भी स्वाभाविक है कि आप लालू जी का नाम भी साथ ही साथ लेंगे। तो हमारे बारे में जो अच्छे शब्द जो बोले जा रहे हैं, ये ही एक सबूत है कि एक किस्म से हमें मिला क्या। पर आप अगर सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें, पहली बात G20 में जो कहते हैं स्किल्स मैपिंग, कि हर देश में, खासकर हमारे जैसे देश में युवा पीढ़ी होती है, उनके पास टैलेंट होता है, कुछ इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो दुनिया की स्किल्स मैपिंग हो रही है। इस G20 के कारण एक किस्म से भारत के युवा पीढ़ी के लिए ग्लोबल वर्क प्लेस जो है, इसके दरवाजे और खुल जाएंगे। तो ये एक उदाहरण। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जो भी हमारे मेहमान आए, उन्होंने भारत की क्षमता देखी। अगर मैं कहूँगा कि वो 2 दिन में अगर एक किसी बात की चर्चा हुई, सबसे ज़्यादा चंद्रयान की हुई। खाली बार दूसरे लोगों ने 5G स्टैक की बात की, लोगों ने हमारे वैक्सीन की बात की, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो दुनिया के माइंड में हुआ वो चंद्रयान का था। अब जब लोग लौटते हैं वापस और उनको लगता है कि भाई हम भारत आए, हमने देखा कि कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, क्या भारत की क्षमता थी, तो आप देखिए उनका माइंड कितना बदलेगा। या फाइनली मैं आपको कहूँगा कि हमने G20 को जो है राजधानी में नहीं रखा, विज्ञान भवन में नहीं रखा, ये पूरे देश में मनाया गया था, 60 शहरों में मनाया गया था, हर स्टेट में मनाया गया था। तो इसका टूरिज्म पे प्रभाव देखें तो मैं कहूँगा रोजगारी की परिप्रेक्ष्य से देखें, टूरिज्म की बात करें, भारत की क्षमता और जो निर्यात जो है उसकी आप बात करें, या आप रिसोर्सेज की बात करें, बैंक जो लैंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो है, मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में इस G20 का कहीं प्रभाव हुआ है। जयशंकर जी, समिट तो पहले भी होते थे, प्रधानमंत्री तो पहले भी होते थे। ऐसे नहीं होते थे। लेकिन समिट भी ऐसा नहीं होते थे। पूरी देश में इसको फैला दिया ताकि राजनीति में फायदा हो, इमेज चमके, मोदी जी का नाम चमके। अगर कुछ चमक रहा है, देश चमक रहा है, भारत चमक रहा है। कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया से तस्वीरें भेजी हैं कि पहले कैसे हम सिंपल सा भारत दिखाते थे और आप किस तरह से चमकाए हुआ भारत लोगों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले जब विदेशी मेहमान आते थे तो हम किस तरह से उनको भारत दिखाते थे। ये तस्वीर ये मुझे एक व्यूअर ने भेजी है, जिसने दिखाया कि जब विदेशों से मेहमान आते थे तो हम उनको ऐसा भारत दिखाते थे। और अब जो आपने भारत दिखाया वो बिल्कुल अलग चमका हुआ है। तो ये वो भी दिखाइए ना। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये
अब ये तस्वीरें देखने के बाद में नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे हैं आपने बिहार की चीजें दिखाई, सब लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय दिखाया, तो सारा क्रेडिट तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। अगर ऐसा है कि सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं तो देश के लिए अच्छा ही है ना। तो उसका मतलब है कि वो मानते हैं कि जो हुआ वो देश के हित में हुआ, ये पूरे देश का एक किस्म से मिलजुल के एक हमारी उपलब्धि थी, तो ये अच्छी बात है। जो G20 जब चल रही थी, शाम को हमारे यहाँ भोजन था, तो उसमें जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन जी वो आए हुए, तो हमारी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे लगा, तो जिस गर्व से उन्होंने बात की ना कि हमारे राज्य में 10 इवेंट हुए, हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा था, तो मैं कहूँगा कि अगर आप उनसे पूछें या ममता जी से पूछें या आप जो हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो थे अशोक गहलोत जी, वो आए तो नहीं थे, पर मुझे पता कि वो चाहते थे कि और इवेंट्स हो वहाँ राजस्थान। आप उनकी तारीफ करके उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे? नहीं, ऐसा देखिए, मैं राजनीति में मैंने एंटर तो कर चुका हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो मैं जो मेरे अंदर जो है मैं साफ मैं कभी कभी प्रकट कर लेता हूं। आप अपने डबल रोल का पूरा फायदा उठाते हैं। देखिए, क्रेडिट मुझे लगता है कि सबको मिलना चाहिए। कहाँ मिल रहा है? केजरीवाल जी कह रहे कि हमने दिल्ली की इतनी सफाई कर दी, चमकाया, हमें कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, क्रेडिट जो है पूरे देश को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा देश का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये तो स्वाभाविक। तो जब वो प्रधानमंत्री को क्रेडिट देंगे, वो अपने आप को भी क्रेडिट दे रहे साथ ही साथ कि हमने भी उनका साथ दिया। प्रधानमंत्री इस पूरे माहौल में कैसे लग रहे थे, उसको लेकर के मेरे पास वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, और दर्शक देखें। अब ये आप हमें बता सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग देशों के अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, सबको सेट कर लिया मोदी जी ने? सच तो है, नहीं सच तो है। बट देखिए, एक तो मोदी जी जिनसे भी वो मिलते हैं, कहीं वो कॉमन पॉइंट ढूंढ लेते हैं। मुझे उनके साथ माने दुनिया में घूमते हुए करीब 10 साल हो गए, और मैंने देखा है कि इन 10 सालों में, और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बने, आपको याद होगा रजत जी, कि लोगों ने कहा कि अरे ये तो इनको तो कोई विदेश नीति पे तो कुछ जानकारी है नहीं, पता नहीं ये कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। अब वही प्रधानमंत्री आप देखिए कि इनकी सक्सेस क्या रही, और इसका कारण है कि वो बहुत एक किस्म से बहुत ओपन माइंडेड नेता हैं, जो लोगों के साथ कनेक्ट बनाते हैं। अब देखिए, जैसे जो बाइडेन, हम तो सोचते थे मोदी जी की और ट्रंप की दोस्ती है। जो बाइडेन ट्रंप को हरा के आए, वो भी इनके दोस्त बन गए। अब ये तो मानना पड़ेगा ना, ये मोदी जी हैं, तो ऐसा है। और नहीं, आप तो उनकी बात कर रहे हैं, उनके पहले ओबामा भी थे। तो एक किस्म से मोदी जी का एक कैरेक्टर है कि जिनके साथ भी वो कांटेक्ट में आते हैं ना, आप देखेंगे और खुद आप परिचय से। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी दोस्ती हुई, कैसे उन्होंने उनका व्हाइट हाउस दिखाया, लेकिन जो बाइडेन से कैसी हुई, ये तो आप बता सकते हैं? पहले जो उनकी मुलाकात जो हुई वो 2014 में हुई। उस समय जो बाइडेन जो हैं उपराष्ट्रपति थे, और वो मोदी जी का पहला दौरा था यूएस में। वो मई में प्रधानमंत्री बने, सितंबर में आए थे। मैं उस समय में राजदूत था अमेरिका में, और उनकी माने तुरंत जो केमिस्ट्री है, क्योंकि ये भी जो बाइडेन भी बहुत एक किस्म से बहुत ओपन आदमी है, बहुत उनके जो है दिल में है वो प्रकट करते हैं उसको। तो उनकी वहाँ से बात बनी। उस समय उन्होंने मोदी जी के लिए एक लंच होस्ट किया था, और
जब वो राष्ट्रपति चुनकर 2020 में वो चुने गए, तो ये स्वाभाविक था कि जो पहले की जो मुलाकात जो थी उसका जो पॉजिटिव जो प्रभाव जो उसकी जो यादगारें जो थी वो नेचुरली उसका कुछ तो असर होगा। और आपने देखा होगा कि शुरू में जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, उनका सबसे पहला जो उस समय कोविड चल रहा था, तो मीटिंगें जो थी वो वर्चुअल मीटिंग होती थी। पहली मीटिंग जो थी वो मोदी जी के साथ थी, वो क्वाड ग्रुपिंग जो है उसके माध्यम से। तो और जब वो मिले तो मुझे, क्योंकि दोनों जो हैं देखिए पॉलिटिक्स में बहुत अनुभवी हैं। अगर आप आज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में देखें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में मैं कहूँगा मोदी जी सबसे अभी सीनियर होंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। पर और अगर आप पूरा पॉलिटिक्स का अनुभव देखें तो इनको, बाइडेन को जो है 50 साल का अनुभव है। वो तो बहुत कम उम्र में वो सेनेटर बने थे। और जो अनुभवी पॉलिटिशियन होते ना, उनका जो कनेक्ट एक दूसरे के साथ, और खासकर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन, अमेरिका के प्रेसिडेंट का उठ के समिट के दौरान मोदी जी के पास आना, इनसे कहना मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ये बड़ी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कहना। उन्होंने ये भी कहा जब जापान में जब वो ऑटोग्राफ की बात कर रहे थे कि इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग देखिए। तो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को महसूस होता है कि 10 साल के बाद अगर आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 70% से ज़्यादा हो तो साहब ये कमाल की बात है, उनको लगता है। और जैसे मैंने कहा, एक तो वो रेस्पेक्ट, दूसरा ये भी है कि जब वो भारत आते हैं, भारत के बारे में पढ़ते हैं, जो उनको जानकारी होती है, तो वो देखते हैं कि पिछले 10 साल में परिवर्तन क्या हुआ है और परिवर्तन का कारण क्या है। अब परिवर्तन का कारण है कि आज जो है हमारे यहाँ जो आत्मविश्वास जो बढ़ी है, हमारी क्षमता उसके कारण बढ़ी है, और ये बढ़ी है क्योंकि वो लीडरशिप। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, उनके साथ मोदी जी की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे देश हैं और ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए आज नरेंद्र मोदी एक किस्म से रोल मॉडल बन चुके हैं, कि उनके लिए लगता है कि भाई ये एक तो बहुत डिसाइसिव हैं, बहुत साहसी हैं, कि बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएँ तो माने वो उसका मुकाबला करते हैं। इनकी बड़ी सोच है। आजकल ये भी है, दुनिया देखिए बहुत टेक सावी दुनिया है। अब उनको लगता है कि मोदी जी जो हैं, अगर दुनिया में एक देखें कि आप हमें बताइए कि लीडरों में टेक सावी कौन सबसे ज़्यादा कौन है, तो उनका नंबर वहाँ भी आता है। तो हर देश, हर लीडर, हर देश की पब्लिक जो है वो अपनी दृष्टि से देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि मोदी जी की इतनी एक किस्म से पहल है कि सबको कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट। जब आपसे मिलते हैं ये हेड ऑफ द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं? देखिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आते हैं सब और सब मिलना चाहते हैं। मैं टाइम मैनेजर भी हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि सबको कैसे मिलाएं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। पर सब में वो मिलने की रुचि तो है। आपको तो लगा होगा कि जैसे ही वो G20 का वो हथौड़ा जो है ठक किया और उन्होंने इनको दे दिया, लूला को दे दिया कि हमारी जिम्मेदारी वहाँ, माने कार्यक्रम ख़त्म हो गया। पर उसके बाद जो भी आए थे उन्होंने, माने बाकी लीडर जो हैं वो रुके और वो चाहते थे कि उनसे 1-to-1 मीटिंग करें। तो हमारा कार्यक्रम जो है उस दिन काफ़ी लंबा गया, रात तक गया, क्योंकि सब लोग जो हैं मिलकर ही वापस गए। देखिए, कुछ तो होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहें मोदी इज द बॉस, तो क्या डायलॉग मारा होगा मोदी जी ने जो उन्होंने कह दिया मोदी इज द बॉस? वो डायलॉग नहीं मारा। अब मोदी जी जब मोदी जी जो हैं वो अपना डायलॉग को एक किस्म से रेडिएट करते, जब वो आते हैं आपको नहीं लगता कि ही इज द बॉस? जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं सलमान, इनको बहुत कम मुस्कुराते देखा है, लेकिन मोदी जी के साथ वो ठाका मार के हंसते हैं। आज जो हैं
सऊदी अरेबिया के राजकुमार, वो अपने आप को देखते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया का एक किस्म से मॉडर्नाइज़र हूँ, कि ये देश जिसकी पहले की छवि आप जानते हैं, ये जो है इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, कि जो वुमेंस राइट्स, उनको जो फ्रीडम देना, जो वहाँ नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नए शहर बना रहे हैं। तो एक किस्म से आज जो सऊदी अरेबिया में जो हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब ऐसे लोगों को लगता है कि अगर हम दुनिया में देखें और कहीं रोल मॉडल हो, कहीं दूसरे का कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव हो जहाँ से हमें कुछ मिलता है, तो अब उनके मन में था कि आप लोगों ने डिजिटल में, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर जब मैं बाहर जाता हूं, दुनिया में भारत में जो परिवर्तन आ रहा है, खासकर डिजिटल में जो आ रहा है, इसके बारे में दुनिया में बहुत क्यूरियोसिटी, लोग जानना चाहते हैं कि आपने, अब बहुत सारे देशों के पास वैक्सीन थे, आपने वैक्सीनेशन कैसे करा, क्योंकि ऐसे देश हैं, ये विकसित देश हैं, जहाँ वो बड़े मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं करा पाए। या लोग देखते हैं कि आज अगर ये आपको मुद्रा में लोन मिलता है, अगर 40 करोड़ लोगों को लोन मिलता है, या अन्न योजना में आपको अनाज मिलता है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, जब उनको पता है कि यहाँ की लीकेज जो है, जो हमारी परंपरा थी, राजनीतिक परंपरा थी लीकेज की, अब लीकेज अगर बंद हो गया है, तो वो जानना चाहते हैं। मैं तो कुछ बाकी लीडरों से सुन चुका हूँ कि हमारे यहाँ भी लीकेज होती है, हम भी बंद करना चाहते हैं। तो एक ने तो पूछा कि इसका टेक्नोलॉजी क्या, मैंने कहा टेक्नोलॉजी तो डिजिटल, पर दूसरा टेक्नोलॉजी मोदी जी। तो एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, 20 से ज़्यादा कंट्रीज के हेड्स राजघाट पर खड़े हैं चारों तरफ, और जब वो वहाँ आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन आगे आगे हैं, सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये आइडिया किसका था कि राजघाट पर सबको ले जाएंगे? इसमें दो चीज़ें थी। ये मोदी जी का आइडिया था कि क्योंकि गांधी जी का एक किस्म से, मैं कहूँगा अब दुनिया के सबसे आइकॉनिक फिगर है, तो जब भारत आए तो इनको ये तो उचित होगा कि सब लोग जो हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाएं। और ये मुझे लगा कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, उनको भी लगा कि, और मैं कहूँगा कि बहुत लोगों ने इसकी बहुत सराहना की कि देखिए हमने सुना था, मैंने पिक्चरें देखी थी और खुद वहाँ मैंने जो इमोशनल फील जो हुआ वहाँ जाकर, इसके बारे में वो लास्ट सेशन में, तीसरे सेशन में बहुत लोगों ने जिक्र किया। अब देखिए कांग्रेस के नेता शिकायत कर रहे हैं कि हमारे गांधी जी को भी कब्जा कर लिया मोदी जी ने। अरे अब इनका मैं क्या कहूँ कि शिकायत करने वाले शिकायत करते रहेंगे, काम करने वाले काम करते रहेंगे। और जो अभी जो है, मैं आपको एक बार और कह रहा हूँ, देखिए ये G20 जो है, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। जो कोई भी भारत का नागरिक, उसको प्राउड फील करना चाहिए। राजनीति का मामला तो है, इसकी वजह से विरोधी दलों के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से पूछा आप क्यों गई वहां पर, और आप वहां गई तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ टेबल पर क्यों बैठ गई? भाई ये डेमोक्रेसी है, इसमें अलग अलग राजनीतिक दल के लोग साथ मिलजुल के काम करते हैं, बैठ के भोजन भी खाते हैं। और अगर कोई आया वो इसीलिए आए क्योंकि ये पूरे देश का इवेंट था। अगर आपकी सोच इतनी छोटी हो कि जिस समय आपको देश के कुछ उपलब्धि पे गर्व होना चाहिए, उसको अगर आप इसको राजनीति बना लें, अब इसका क्या उत्तर हो सकता है? शशि थरूर तो डिप्लोमेट हैं, उन्हें तो पूरी दुनिया देखी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत कमाल किया, लेकिन इसका फायदा आप राजनीति में उठाएंगे, पॉलिटिक्स होगी। अब 2024 का इलेक्शन होगा तो इसकी वजह से बहुत वोट मिलेंगे। 2024 में जो होगा वो तो होगा कि सरकार की रिकॉर्ड क्या है, कि ये तो डेमोक्रेसी में होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि जो 24 का चुनाव जो है, वो जो मोदी सरकार जो है, एक किस्म से उनके रिकॉर्ड पे भारत की जनता जो है वो आशीर्वाद देगी। तो
तो अब ये नहीं है कि अगर एक दिन चुनाव होगा तो उसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक समय था जब हमारी सोच बड़ी नहीं थी, जब कुछ भी हम काम करते थे हम माने मिनिमम करते थे, बड़े झुक झुक के करते थे, कोई माने इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। अब ज़माना बदल गया। ये खाली पॉलिटिक्स नहीं बदला, खाली मोदी जी और मोदी सरकार नहीं बदली, मुझे लगता पूरा भारत बदल गया। अब जयशंकर जी यही तो प्रॉब्लम है विरोधी दलों की। पहले चंद्रयान की ग्लोरी मोदी जी को मिल गई, G20 की ग्लोरी मिल गई, अब राम मंदिर की ग्लोरी मिल जाएगी तो चुनाव तो जीत ही जाएंगे। देखिए अब ये उनको ये भी सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए, ग्लोरी मिलती क्यों? ग्लोरी ये देखिए, ये नहीं था कि सब काम अपने आप हो जाता है। अगर G20 में सफलता पाई, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ मेहनत भी होगा ना। और पूरी दुनिया कह रही थी कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, उसी पे बात करते हैं हम। ये लगा बार बार कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, और ये था बहुत मुश्किल काम था कि इस आज की दुनिया की स्थिति में सर्वसहमति बनाना आसान नहीं था। और क्या होता, पिछले माने समिट के 2-3 दिन पहले जब नेगोशिएशन चल रही थी तो वो हमें कहते थे, हमारी टीम की भाई हो चुका है, 1 घंटे बाद कहते थे कि नहीं वो फिर से मामला खुल गया। तो ये ऐसे ही चलता गया। तो अंत में क्या हुआ कि जो फाइनल जो हमें कंक्लूड करना था, हमें लगा कि कुछ थोड़े ही देश हैं, उनसे हमें माने हाईएस्ट लेवल में बात करनी होगी, डायरेक्टली बात करनी होगी, उनको समझाना होगा कि भाई ये सबके हित में है कि ये G20 सफल रहे। क्योंकि अगर हम उस जो यूक्रेन के मामला पे अगर सहमति नहीं बना पाएंगे, जो बाकी जो काम जो दिया है हम उस पर भी पानी फेर रहे हैं। तो इसमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम ने मुझे कहा, मैं मोदी जी के पास गया तो मैंने उनको कहा कि देखिए ये 1, 2, 3 हैं, इनसे आपको डायरेक्टली बात करना होगा। और वो गए, उन्होंने बात की। तो एक किस्म मैं कहूँगा कि जो सहमति जो बनी, जो बाहर ये बात तो पहली बार पता चली कि मोदी जी ने बात की इसलिए जॉइंट डिक्लेरेशन साबित हो नहीं, मैं ये देखिए, ये वहाँ एक बड़ा लाउंज होता है, इस कमरे से 2 गुना 3 गुना बड़ा, और सब लोग थे वहाँ मीटिंग शुरू होने के पहले। और उनको पता था कि वो खुद माने जाकर लोगों को बाकी लीडरों से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सबको समझाया कि ये जो अगर आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा कहीं कुछ मानना है तो मान लीजिए, क्योंकि जो टोटल पैकेज जो है ये सबके हित में है। और एक शब्द के कारण या एक कहीं वाक्य के कारण आप पूरा नतीजा को आप इसको नहीं रोके। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको लगा, और उनको जो है अपने रिश्तों का ख्याल तो था, पर उनको मोदी जी के बारे में एक किस्म से मैं कहूँगा पर्सनल रेस्पेक्ट भी था। देखिए, पहले ज़माने में, मैं तो 40 बरस से इस प्रोफेशन में हूँ, हम देखते थे हर चीज़ के लिए या तो अमेरिका की तरफ देखते थे या रशिया की तरफ देखते थे। उनके लीडर जो करा दें वो सही, और बाकी सब पीछे पीछे चलते थे। अभी आपने रोल ही बदल दिया है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़माना बदल गया, तो मैं मानता हूँ ज़माना बदल गया। कि अभी जो है ज़माना बदल गया या आपने बदल दिया? अब आप डिप्लोमेट से पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन से पूछ रहे हैं? अब मेरे पास में तो 2 in 1 है। नहीं, मैं कहूँगा कि कुछ बदला भी है, कुछ बदलवाया भी गया है। ऑपोजिशन के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि समिट तो हर गवर्नमेंट के टाइम पर होता है, ये तो ये बाई चांस है कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री थे, राजेश जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी 40 साल से कर रहे हैं, मैं भी 40 साल से कर रहा हूँ, ऐसा समिट कब हुआ पहले? क्योंकि पिछला समिट जो जिसका जिक्र करते हैं लोग, 1983 में वो नॉन अलाइंड समिट हुआ था। मैं था वहाँ, मैं जूनियर ऑफिसर था, मैं खुद था वहाँ। उस समय का भारत जो है और इस समय का भारत, इसमें बहुत इतना फ़र्क आया है। तो मैं कहूँगा कि देश भी बदल गया है, हमारी जो क्षमता भी
उसमें भी परिवर्तन आया है, हमारे विश्वास में भी आया है, हमारे नेता में भी परिवर्तन आया है। जनता के लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक दो सवाल अभी ले सकते हैं। हाँ सर, आई वांट टू आस्क कि यूएसए और रशिया ये दोनों इतने डिफरेंट कंट्रीज हैं, आप इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? दुनिया में आजकल इतना विवाद है और ये यूक्रेन युद्ध के कारण कि ये सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हमने तरीके से, क्योंकि हम बहुत इंडिपेंडेंट, शुरू से हमने इंडिपेंडेंट स्टांस लिया कि लोगों को लगा कि ना ये इस साइड में है ना उस साइड में है, ये बड़े माने इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो बोलना है वो अपना पोजीशन स्पष्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक किस्म से उसका भी उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। यूक्रेन वॉर का आपने जिक्र किया। यूक्रेन वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ रशिया है। अब मोदी जी से पुतिन भी खुश हैं, मोदी जी से यूरोपियन यूनियन के लोग भी खुश हैं, और मोदी जी ने जो किया उसको अमेरिका भी बुरा नहीं मानता। सबका साथ सबका विकास। यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर जयशंकर पर इल्जामात और सवालात का एक और। राहुल जी कह रहे थे, उन्होंने एक बार आपसे बात की थी चाइना पे, वो कह रहे हैं कि जयशंकर जी को तो समझ नहीं है चाइना की। या तो समझाने वाले में कमी है या समझने वाले में कमी है। तेरी बाहें मेरी अपनी है, तेरी खुशियां मेरी अपनी है, ये आसमां अपना है, ये मंजिलें अपनी है, तू है तो मैं हूँ, तू जो है वो मैं। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू और केश कांति तेल। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जियो। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते दबाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर आरोप है कि ये चीन से डरते हैं। अब ये आरोप कौन लगाता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी, वो थोड़े दिन पहले लद्दाख गए थे और वहां वो पेंगोंग लेक पर गए और उन्होंने देखा हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन ने ले ली है और आप कुछ कर नहीं रहे। ये अच्छी बात है कि वो पेंगोंग सो गए और जो ज़मीन जो उन्होंने दूर में देखी ना,
इसकी मैं आपको इतिहास बताता हूँ। 1959 में चीनी आए वहाँ, और 59 और 1962 के बीच में 3 साल में उन्होंने उस एरिया को कब्जा कर लिया था। जो 1962 वॉर में वहाँ एक बहुत मशहूर जगह है खुरनाक फोर्ट। ये जगह अभी नहीं गई, ये जगह 62 में गई। तो जब वो चीन की बात करते हैं और ज़मीन की बात करते हैं, सबसे पहले तो सोचना चाहिए कि अगर भारत की ज़मीन गई, और ज़मीन गई 38,000 किलोमीटर गई, कब गई? 62 में गई। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने दे दी सारी ज़मीन शी जिनपिंग को 1962 में। तो देखिए 2020 में चाइना जो है, उस समय कोविड चल रहा था, हम लोग लॉकडाउन में थे। तो चाइना ने क्या किया कि जो हमारे उनके साथ 93 और 96 के 2 एग्रीमेंट हैं। तो ये एग्रीमेंट के तहत दोनों साइड जो हैं फौज को बड़ी संख्या में बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नहीं ला सकते। ये हमारे बीच में ये लिखित समझौता है, और अगर आप लाएंगे तो आपको पहले बताना होगा। अब ये समझौता हमने नहीं किया, ये तो उस समय का है, 30 साल पुराना। उस समय हम जो नरसिम्हा राव जी के सरकार की बात करते हैं। अब हो सकता है कि उनके मन में हो कि हम उसका, क्योंकि कोविड चल रहा था, हम उसका काउंटर डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी ने तय किया कि अगर हमें कोई चीन से खतरा है तो हमें जो है काउंटर डिप्लॉय करना चाहिए। और उन्होंने उस समय पूरे एयरफोर्स और हमारे रेल सिस्टम और रोड सिस्टम की ताकत लगाई, और खाली एयरफोर्स से हमने 70,000 माने हमारे जवान जो हैं उनको एयरलिफ्ट किया। हमने टैंक्स को भी एयरलिफ्ट किया। हमने जो बड़े बड़े गन्स जो हैं, ट्रक्स, सबको, क्योंकि उस समय वहाँ अप्रैल के समय में बर्फ़ होती, तो वहाँ रोड भी। और आप जानते हैं कि जो जब तक मोदी जी आए तब तक ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उस समय यूपीए के सरकार के समय माने वो रिकॉर्ड पे कहा गया कि अगर आप बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दें तो चीनी भी नहीं आ पाएंगे वहाँ। ये इनकी सोच थी। अब क्योंकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अब ठीक है, पिछले 10 साल में काफ़ी प्रगति आई है, पर डिप्लॉय करना इतना आसान नहीं था। पर तब भी 2020 में हमने हज़ारों की संख्या में वहाँ हमने फ़ौज भी भेजी, हथियार के साथ भी भेजी, डिप्लॉयमेंट करवाया। तो अगर आज कोई वहाँ मुकाबला कर रहा है, जो हो रहा है, ये मोदी सरकार के निर्णय के कारण हो रहा है। तो और अगर ज़मीन की इतनी फ़िक्र है, और होनी भी चाहिए, मुझे भी ज़मीन की बहुत फ़िक्र है, पर ज़मीन की अगर इतनी फ़िक्र है, जो 38,000 किलोमीटर, वो तो 62 में गया, उसके बाद तो हमें चिंता करनी चाहिए थी ना। तो अगर मैं ओलंपिक्स जाऊं चाइना, तो मुझे ज़मीन की बात तो करनी चाहिए थी। अब मुझे पता नहीं कि ज़मीन की बात की या नहीं की। देखिए, आपने इतने अच्छे से समझा दिया कि चाइनीज़ आए, लेकिन हमने भी बराबर का डेवलपमेंट किया। लेकिन राहुल जी कह रहे थे, उन्होंने एक बार आपसे बात की थी चाइना पे, वो कह रहे हैं कि जयशंकर जी को तो समझ नहीं है चाइना की। अब मैं क्या कहूँ, या तो मैं समझा नहीं पाऊँ, या तो समझाने वाले में कमी है या समझने वाले में कमी है। अब हो सकता है कि कसूर मेरा हो, मैं मानता हूँ, हो सकता है कि वो बहुत माने ज्ञानी आदमी है, चतुर आदमी है। लेकिन आप तो काफ़ी समय रहे हैं चाइना में। हाँ, मैं करीब 4.5 साल में राजदूत था वहाँ। तो मैंने अभी तक मेरा रिकॉर्ड सबसे लंबा है वहाँ। तो भी आपको चाइना समझ नहीं आया? देखिए, नहीं, हो सकता है कि वो 4.5 साल मैं उनके साथ बिता लेता तो समझ आ जाता कुछ। एक बात देश की जनता बड़े साफ लफ्जों में जानना चाहती है। मोदी जी ने साफ साफ कहा कि चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया, कोई आया नहीं। लेकिन बार बार अलग अलग क्वार्टर से, जिसमें राहुल गांधी भी है, जिसमें दूसरे लोग भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये कहा जाता है कि
चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। फैक्चुअल पोजीशन क्या है? क्या होता है कि हमारी फौज जो है आम तौर पे अपने अपने कैंप पे रहती है, उनके बेस कैंप होते हैं, कैंप से निकलकर वो पेट्रोलिंग करते हैं। अब तो आप समझे कि एक लाइन है, हम लाइन के इस दक्षिण में हैं ज़्यादातर, हाँ, और इसमें काफ़ी माने कैंप और जो लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। उनके साइड में भी वही स्थिति है। उनके साइड में कुछ जगहों में कम है, क्योंकि उन्होंने पिछले 40 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। हम पिछले 10 साल में ही माने एक किस्म से उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे में भी इम्प्रूव हो रहा है, पर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि उनको कुछ लीड टाइम था उनके पास। अब क्या हुआ है कि 2020 के बाद दोनों साइड जो हैं फॉरवर्ड डिप्लॉय हो चुके हैं, कैंप से बाहर जा चुके हैं। और नॉर्मली क्या होता है, फौज में आप जाते हैं, पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते हैं। यहाँ जो है आप बाहर जाकर वहाँ आपने अपना प्रेजेंस माने टेंट में हो या कुछ और परमानेंट हो, आप वहाँ एक किस्म से पोस्ट बचा, आमने सामने आ गए जिसको कहते हैं। तो अभी जो है अगर आप देखें पिछले 3 साल में कुछ बहुत सारे जगह थे जहाँ बिल्कुल हम नज़दीक आ चुके थे। और गलवान में जो घटना जो हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि दोनों साइड जो हैं बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे। अब हमारी कोशिश और उनकी भी कोशिश है पिछले 3 साल में कि हम दोनों जो हैं अब हमारे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को माने अपने पोस्ट में वापस। नहीं, देखिए, अगर कब्जा नहीं किया चाइना ने हमारी ज़मीन पर, हमने चाइना की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, तो ये 19 बार मीटिंग किस लिए हो रही है? नहीं, 19 बार मीटिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि दोनों साइड फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं, हाँ, और बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और जब फौज जो है हथियार के साथ पूरे अलर्ट माने उस समय, और तनाव का माहौल है, तनाव के माहौल में पूरे हथियार के साथ अगर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हो तो वहाँ कुछ दुर्घटना होने की जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो ये किस्म से अगर हम ये चलता जाएगा तो ये चांस हो सकता है कि जो पहले जो भी हुआ वो होने की संभावना है। तो अभी जो नेगोशिएशन है कि साहब आप जो हैं इतना आप जाएंगे पीछे, इतना मैं जाऊंगा पीछे। और ये माने नई बात नहीं है। अगर आप इसका इतिहास जानना चाहेंगे, पहली बार जो हम ऐसी स्थिति में आई है 1958 में आई, और वो भी उत्तराखंड में आई। एक जगह है बाराहोटी। अब बाराहोटी में क्या हुआ कि दोनों साइड आगे बढ़े और फिर कुछ समझौता हुआ। उस समझौता में उस समय भारत की सरकार ने तय किया कि हम थोड़ा माने पीछे हटेंगे और एक किस्म से वहाँ पेट्रोलिंग नहीं होगी। जो 1980s में 1980-90s में जो 1986 में एक सुमदुरोंगचू नाम के जगह में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ खबर आई कि चाइनीज़ घुस के आ गए हैं। तो वहाँ 86 से 95 तक 9 साल नेगोशिएशन हुए। 9 साल के बाद समझौता हुआ, और उस समझौता के तहत हम लोगों ने कुछ पोस्ट पीछे लिया, उन्होंने भी कुछ पोस्ट पीछे लिया। तो जब भी ये तनाव होता है और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होती है, तो जब तक इसका कुछ नेगोशिएटेड समझौता नहीं होता तो कोई भी साइड पीछे हटना नहीं चाहिए। देखिए, आप तो चाइना को अच्छी तरह जानते हैं, क्यों वो बार बार ये शरारत करते हैं? हमारे आपस में बाउंड्री क्या है, क्या होनी चाहिए, इस पे विवाद तो है। पर मेरे लिए जो है चिंता का विषय भी है। थोड़ा मैं कहूँगा कि मैं सोचता हूँ कि कहीं इसमें रणनीति भी है कि जब समझौते हो चुके हैं कि ये हो सकता कि आप कहें कि भाई मुझे लगता मेरा ज़मीन है, मैं कहता हूँ नहीं मेरा है। ये पिछले 50-60 साल से ये विवाद चल रहा है। पर इस बार मुझे जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो मेन मुद्दा जो है ये है कि हमारे इस पे अग्रीमेंट्स थे। 2 अग्रीमेंट थे, 93 और 96 के अग्रीमेंट थे। अग्रीमेंट के तहत उनको जो है फौज
किसी भी बॉर्डर एरिया में फौज बड़े संख्या में लाना नहीं चाहिए था। और अगर उन्होंने जानबूझ के इसका उल्लंघन किया है, और यह जानबूझ के किया, क्योंकि गलतियां हो जाती, गलतियां अगर होती हैं कि 100 की हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की हो जाती हैं, 10,000 में गलतियां नहीं होती, ये कोई प्लान होता है, कोई ऑर्डर होता है। तो जब उन्होंने इसका उल्लंघन किया, उसका मतलब है कि उनके मन में है कहीं कुछ दबाव डालने का, और दबाव का उत्तर जो है यही है कि हमें जो है उसका मुकाबला करना। तो इसका मतलब तो ये लगाया जा रहा है कि मोदी जी चीन से डरते हैं? इसका नहीं, बल्कि उनकी कोशिश है हमें दबाव डालने की, और हमारा उत्तर है कि हम जो हैं काउंटर डिप्लॉय कर चुके हैं, हमारी फौज खड़ी है। अगर आप दुनिया से पूछेंगे, अगर दुनिया में अगर एक देश चीन के साथ माने हेड टू हेड जो मुकाबला कर रहा है, ये भारत है। और आप ही ये सोचिए कि कोविड के समय में फौज को मोबिलाइज करके भेजना मुश्किल काम। हाँ, उस समय हमने इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, क्योंकि हमें लगा कि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, ये माने इसमें पब्लिक के डिबेट में लोग माने इसमें हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तो जो ट्रूप्स की मूवमेंट जो है ये बहुत बड़ी संख्या में हुई, और अगर आज कोई दुनिया में चीन के मुकाबले में साथ माने आंख से आंख मिला के खड़ा है तो हम खड़े। जयशंकर जी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से लेके अब तक 18 बार 1-to-1 मीटिंग हो चुकी हैं शी जिनपिंग के साथ। उन्होंने उनको भारत भी बुलाया, झूला भी झुलाया, उनको कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो न दिया हो, कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो बनाने की कोशिश ना हो, लेकिन रिश्ता तो नहीं बना। इसका मतलब कूटनीति में हर देश चाहता है कि दूसरों के साथ, खासकर जो अगर पड़ोसी हैं तो उनके साथ रिश्ते अच्छे हों, ये तो स्वाभाविक है। कभी कभी ऐसे पड़ोसी होते हैं जहां आपको कूटनीति के अलावा ज़मीन में भी कुछ इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब अगर आप पिछले 10 साल में देखें कि फ़र्क क्या आया है, फ़र्क है कि 2014 के बाद अगर आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें कि प्रगति क्या हुई है, जो रोड बनने का काम जो है, जो टनल बनने का काम जो है, ये जो ब्रिज बनने का काम जो है, ये करीब 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा है। अगर आज हमारी ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये 2014 के समय या उसके पहले नहीं हो सकती थी। हमारे पास वो लॉजिस्टिक, वो रास्ते ही नहीं थे वहाँ जाने के लिए, और वहाँ मेंटेन करना। आप सोचिए कि वहाँ टेम्परेचर जो है -20 -30 पूरे साल में इतना बर्फ़ जमा हुआ, वहाँ तो पानी लोग जो है बर्फ़ पिघाल के पानी पीते, तो उसकी कठिनाई देखिए। और उस कठिनाई के बावजूद अगर इस संख्या में हम फौज को डिप्लॉय कर चुके हैं और उसको वहाँ मेंटेन कर चुके हैं, ये तो प्रशंसा की बात होनी चाहिए। और अभी जब, और ये भी समझिए कि देखिए ये मुकाबला जो है अभी ये जारी है। अब जब जारी है और आप फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं, अगर आपके यहाँ लोग कहें कि अरे भाई आप तो हार गए, आप तो डर गए, आपको क्या लगता है कि फौज का हौसला इसके कारण बढ़ेगा? आप 62 में जब युद्ध हुआ था तो देश जो है सबने एक साथ, जब भी हमारे यहाँ 62 में कारगिल में जब हुआ, पहले जहाँ भी कुछ देश संकट के समय में गुजरा, तो उस समय लोगों ने अपने राजनीतिक विवादों को साइड में कर सब एक मिलजुल के उन्होंने उसका सामना किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी इस समय सपोर्ट देने के बजाय इसमें आलोचना हो रही है। आलोचना वो भी माने बेबुनियाद कि आप ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो आपको खुद पता है कि ये अभी की चीज़ नहीं है, यह 62 की चीज़ है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले एक वो चाइनीज़ आजकल गांव भी बसा रहे हैं बॉर्डर, वो लाइन पे अब इसका बहुत हल्ला हुआ कि अरे अरुणाचल में एक गांव उन्होंने, ये मॉडल विलेज कहते हैं इसको। अब यही जगह जो है 1959 में चाइना ने कब्जा किया था, इसमें पूरे पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इसके बारे में 1959 में। लेकिन अरुणाचल पर तो एक मैप उन्होंने रिलीज कर दिया जो भारत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, उनका पूरा अरुणाचल प्रदेश के बारे में नीति ठीक नहीं है। मैप को छोड़िए आप,
मैप तो हमें बिल्कुल नामंजूर, क्योंकि ज़मीन हमारा है, उन्होंने कुछ अपने नाम वाम दिए हैं, उनके नामकरण से ज़मीन हमारा तब भी होता है, तो वो अलग बात है। बात यह है कि आज जो है एक किस्म से गुमराह किया जा रहा है कि जो पहले की जो घटनाएं हुई हैं, जो 62 के पहले हुए हैं, 62 के दौरान हुए हैं, वो उसका जो है कसूर एक किस्म से आज हम पे थोपने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, जब ब्रसल्स में थे राहुल गांधी, जब यहाँ G20 हो रहा था, तो उन्होंने कहा यूरोप में कि चाइना के पास एक विजन है और मोदी जी के पास विजन नहीं है। एक तो समय देखिए कि भारत में सबसे बड़े, हमारे इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन अगर हो रहा है जिसमें हम सबको मिलजुल के इसकी सराहना करनी चाहिए, उस समय आप अगर आप बाहर जाकर उसकी आलोचना कर लें, उसको आप छोड़िए। कभी कभी ना आप गलती से अपनी असली पोजीशन जो है प्रकट कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड, आप जानते हैं ना चाइना का ये बहुत बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कि दुनिया भर में वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये बेल्ट एंड रोड की प्रशंसा करते हैं। अब वही बेल्ट एंड रोड जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है, और जब आप बेल्ट एंड रोड की बात करते हैं आपके मुंह से वो दो शब्द नहीं निकलते कि भाई ये हमारे माने सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का उल्लंघन, तो दिखाता है ना, वो अंदर की भावना तो निकल आती है उस समय। पहली बार चाइना पर आपने इतने अच्छी तरह से समझाया, मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ आया होगा सेक्टर क्या है। चाइना पर एक दो सवाल अगर कोई लोग पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मिस्टर राहुल गांधी को क्या चाइना ब्रीफ करती है? जब वो यहाँ बैठेंगे ना, उनसे पूछ लीजिएगा। पर ये तो है कि एक बार जब आप जानते हैं ये 2017 की घटना है मेरे ख्याल से, कि उस समय डोकलाम में, वो भूटान में एक तनाव चल रहा था, हम लोग चाइना और हम लोग थोड़ा आमने सामने आ चुके थे, तो उस समय उनकी एक मीटिंग हुई थी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ, और हम लोग हैरान थे कि भाई भारत की फ़ौज चाइना के बिल्कुल माने आमने सामने खड़ी है। अगर आपको ब्रीफिंग चाहिए तो उस समय मैं राजनीति में नहीं था, मैं विदेश सचिव था, कि अगर ब्रीफिंग चाहिए तो हमें बुला लेते, हम आपको बता देते कि हो क्या रहा है। आपको चाइनीज़ एम्बेसडर से ब्रीफिंग लेने की क्या ज़रूरत थी? तो अब हर आदमी की अपनी, सबका कहीं झुकाव होता है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कौन उनको ये सब फीड करता है, ऐसी ऐसी बातें? मुझे पता नहीं, और जो चीज़ मुझे पता नहीं, मैं नॉर्मली उस पर बोलता नहीं। लेकिन पता लगाना चाहिए आपको। एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में एस जयशंकर पर इल्जाम और सवालात का एक और। पहले तो हम कहते थे पाकिस्तान ये सब करवा रहा है, ISI ये सब करवा रहा है, अब तो वहाँ खुद खाने के लाले पड़े हुए, वो क्या करवाएंगे? नहीं, उनके हालात तो खराब है, मैं मानता हूँ। आज हम ढूंढ रहे हैं सबसे टेस्टी पकौड़े। चलो ढूंढते टेस्टी पकौड़े। आपके हाथों में तो जादू है। मेरे बेसन का जादू है। फॉर्च्यून बेसन, ये 100% चना दाल से बना है, इसीलिए ये बेस्ट पकौड़ा है। अपना पुराना बेसन छोड़िए, ले आइए फॉर्च्यून बेसन। 100% चना दाल, 100% टेस्ट। डायबिटीज के बारे में कुंठित धारणा है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। योग मधुनाशनी व मधुग्रिट के प्रयोग से हमने पेनक्रियाज के सेल्स को रीएक्टिवेट करके डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया है। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर।
निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते हुए हम खबर दिखाते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर आरोप है कि ये भारत की बदनामी करने वालों को रोक नहीं पाए। डॉक्टर जयशंकर, पूरे दुनिया के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में, वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है कि भारत में माइनॉरिटीज़ पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। आपके फेवरेट राहुल गांधी भी जब बाहर जाते हैं तो ये बताते हैं कि यहाँ तो जीना मुश्किल है मुसलमानों का, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पहले आप सोचिए, देश के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में क्या, क्योंकि क्या होता है कि जो यहाँ का मिस इन्फॉर्मेशन और बाहर का मिस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों कनेक्ट होते हैं। कभी कभी कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता ना, तो लोग बाहर जाके उसको पर्सनली कनेक्ट करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी कहते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, इस तरह का प्रचार है। नहीं रजत जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में यूरोप में कहा मिलियंस, आप ये संख्या देखिए, मिलियन माने 10 लाख, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप। तो ये इनका कहना था, रिकॉर्ड पे है। मैं खाली इनकी बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत लोग हैं। बराक ओबामा ने सवाल पूछा जब आप लोग यूएस में थे, उन्होंने पब्लिक में कुछ टिप्पणी की। ये लेफ्ट लिबरल दुनिया जो है, ये मोदी सरकार की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उनको लगता है कि जो उनके जो गिने चुने दोस्त जो हैं, जब उनको पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिलता तो उनके सपोर्ट में उनको कुछ कहना चाहिए। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट हैं। नरेंद्र मोदी नेशनलिस्ट तो हैं, ये तो साफ दिखाई देता है। पर मैं उनको कहता हूं कि देखिए, जब आप शपथ लेते हैं, आप किस पे शपथ लेते हैं? आप बाइबल पे हाथ डालते हैं ना? नहीं डालते। हमारे ऊपर ये आरोप लगाना बहुत आसान है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, वो कहते हैं मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं। वो पूजा भी करते हैं, रक्षाबंधन भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, यहाँ आए तो मंदिर में भी गए। उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। ये एक किस्म से पॉलिटिकल अटैक, ये पॉलिटिकल अटैक है। आप कोई भी ये जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर देखेंगे ना, वो कहेंगे हिंदू नेशनलिस्ट मोदी गवर्नमेंट। ओके, तो आप अपने बारे में क्यों नहीं कहते? आप कहिए कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट जो भी है, या क्रिश्चियन जो भी पार्टी, और इसका मुकाबला एक किस्म से होगा जब हम दिखाएंगे भारत में कि भारत की पब्लिक जो है सरकार पे विश्वास करती है। और हमारे यहाँ सरकार ने क्या नहीं किया कि लोगों को अनाज दी, लोन दिए, फाइनेंशियल पैसे लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डाले, आवास योजना के तहत घर दिए, लोगों को हेल्थ एक्सेस दिया, ये जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में, लोगों को पेंशन दी, किसानों को फर्टिलाइज़र और बीजों के लिए जो सम्मान निधि में पैसे दिए। आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या भेदभाव था इस पे? ऐसा क्या सिचुएशन था जो कोई कह सकता कि भाई मेरा नाम फलाना ये है, इसके कारण मुझे नहीं मिला? ऐसा नहीं था। इसकी चर्चा ये विकसित दुनिया में होती नहीं। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि भारत की जनता जो है इसको पहचानती है। मैं आपकी बात मानता हूं कि जो योजनाएं हैं सरकारों की, कहीं भी हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन मुसलमानों के बारे में
एक इम्प्रेशन ज़रूर उनके दिलों में क्रिएट हुआ है कि जैसे ये सरकार हमारे खिलाफ है। कभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, कभी राइट्स होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे खिलाफ ही ज़्यादा एक्शन लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि उन देशों में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते? पर आप देखिए उसको कैसे मैनेज करते हो, उसको कितना वो खुद चढ़ाते, नहीं चढ़ाते उसको। आप देखिए यूरोप में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। तो ये कॉन्वर्जेशन जो है ना, ये बहुत वन साइडेड कॉन्वर्जेशन है। एक और एरिया है जहाँ ये हमें सुनाते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है ये लोग, और अगर वापस सुनाते ना उनको बहुत बुरा लगता है। मैं सुना कि आपने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को खालिस्तानी एक्टिविस्ट के बारे में कहा तो उनको बुरा लगा? नहीं, कनाडा के साथ जो है हमारे कुछ सालों से ये बात चल रही है। वहाँ खालिस्तानी उनकी जो गतिविधियाँ जो हैं, उनके लिए जो स्पेस जो है काफ़ी। ये भी खबर आई कि सरे में उन्होंने अलाउ किया कि वो एंटी इंडिया रेफरेंडम कर सकते हैं। नहीं, मैंने भी वो रिपोर्ट देखा था। तो ये मैं कहूँगा हमारे रिश्तों के लिए ये अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है खुद कनाडा के हित में नहीं है कि जो ऐसी ताकतें जो होती हैं और बाकी चीज़ जुड़ जाती हैं इसके साथ, बुरी आदतें जो होती हैं बुरी। लेकिन देखिए ना, इतनी हिम्मत बढ़ जाए कि लंदन में हमारे हाई कमीशन पर वो खालिस्तान का झंडा लगा दे, खून तो खोलेगा। हमने जो है बहुत स्ट्रांगली इसको यूके गवर्नमेंट के साथ मामला उठाया था, और उन्होंने अब अपने साइड से हाई कमीशन की सुरक्षा को बढ़ाया है। उन्होंने जिन का हाथ था उसमें, उनके खिलाफ मेरे ख्याल से कुछ अब केस भी जारी किया है। FIR हमने यहाँ दर्ज कर ली, अब यहाँ से थोड़ी पुलिस वहाँ खालिस्तानियों को पकड़ने के लिए जाएगी। यूके में जो मुझे जानकारी मिली है, वहाँ भी कुछ केस शुरू हुआ है, और हमें FIR दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर जो हुआ है वो भारत के ज़मीन में हुआ है। जो हाई कमीशन जो है वो भारत का ज़मीन। पहले तो हम कहते थे पाकिस्तान ये सब करवा रहा है, ISI ये सब करवा रहा है, अब तो वहाँ खुद खाने के लाले पड़े, वो क्या करवाएंगे? नहीं, उनके हालात तो ख़राब है, मैं मानता हूँ, और इसके भी कारण हैं, और उनको भी सोचना चाहिए कि ये इस स्थिति पर कैसे पहुँचे, क्योंकि उन्होंने अगर डेवलपमेंट को बिल्कुल परे कर दिया, पूरा जो उनका फोकस जो था अपने फौज पे था और आतंकवाद पे था। डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी टाइट आपने कर दिया। मैंने सुना कि प्रेसिडेंट बाइडेन से बहुत रिक्वेस्ट की, प्रिंस सलमान से बहुत रिक्वेस्ट की कि 1 घंटा ही हमारे यहाँ रुक जाओ, हमारी इज्जत रह जाएगी। अच्छा, नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं, हमसे नहीं पूछते, क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर US प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं तो आते जाते वहाँ पाकिस्तान में रुकेंगे, या सऊदी के प्रिंस आ रहे हैं तो वो रुकेंगे, अब वो बंद हो गया। देखिए, वो एक किस्म से ऐसी परंपरा थी, और ये थी क्योंकि लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान को, मैं 1950-60s की बात कर रहा हूँ, 70s की भी थोड़ी बहुत, लोग जो हैं हमें एक किस्म से एक स्तर पे मानते थे। तो जब, और ये आपने देखा होगा कि सालों से जो भी यहाँ आता था, जो वहाँ आता था, माने एक जगह तो दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता था। पर पिछले मैं कहूँगा 9-10 साल से ये प्रक्रिया जो है ये बंद हो गई है, और आजकल लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि दुनिया, देखिए दुनिया का क्या इंटरेस्ट है, दुनिया का इंटरेस्ट है कि टेक्नोलॉजी में है, टैलेंट में है, इकोनॉमी में है, सुरक्षा में है। उनको लगता है कि भाई ये देश जो है, अगर दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कम से कम कुछ तो करेंगे हम सबके साथ मिलजुल के। अब ये अपेक्षा हम पे रख सकते हैं, उन पे क्या अपेक्षा रखें? तो अगर अपेक्षा ही नहीं तो कौन जाएगा वहाँ? देखिए, एक ज़माने तक तो हम समझते थे कि टर्की उनका साथ दे रहा है। अब मैंने देखा कि टर्की ने भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत मेंबर होना चाहिए। अगर हम इकोनॉमिकली नंबर 5 हो चुके हैं और आगे बढ़ने की संभावना है, पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप 3 देश जोड़िए दुनिया में, तो वो भारत का नाम लेंगे। तो हमारी जो है छवि बदल चुकी है, लोग समझते हैं, हर देश समझता है, खासकर जो
जो जिम्मेदार देश जो होते हैं, अब तुर्की जो है G20 का सदस्य है, तो उनको ये समझ है कि भारत का योगदान क्या होना चाहिए, और खुद का अनुभव है, उन्होंने देखा कि उनके यहाँ भूकंप आया, हम लोग जो है सबसे पहले देश थे, सब पहले देशों में थे जो वहाँ गए, और हमारे वो डिज़ास्टर रेस्क्यू टीम ने वहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल की उसको स्थापित किया, वहाँ बहुत लोगों का इलाज किया। हमारी जो टीम जो डॉग स्क्वाड जो होती है, उन्होंने कुछ लोगों को बचाया भी वहाँ। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि दुनिया की सोच भारत के बारे में बदल जाती। तो आपके यहाँ कुछ तो फीलिंग होता होगा ना। तो पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर है? हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। अगला सवाल जनता से ले लेते हैं। हमने काफ़ी तस्वीरें और वीडियोस देखे हैं पीओके से। वहाँ के लोग मोदी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाए, तो क्या मोदी सरकार उनकी मदद करेंगे? करीब 30 साल पहले हमारे संसद ने तय किया था, और ये संसद का एक रेजोल्यूशन है इस पे, कि पीओके जो है ये भारत का बिल्कुल इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। तो अभी जो है वो हमें एक किस्म से विरासत में ये प्रॉब्लम मिली है। तो आगे जो होगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो हमारी अभी तक जो बातचीत हो रही थी कि दुनिया भी बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, पाकिस्तान भी बदल रहा है, तो आगे किस दिशा में जाएंगे ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है बहुत। इसीलिए पूछ रही कि क्या पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा थोड़ा बहुत? नहीं, पीओके जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, ये भारत के नक्शे में। एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में डॉक्टर एस जयशंकर पर इल्जाम और सवाल आता है। तब तक मैंने एक सेकंड के लिए मेरे मन में नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं हो भी नहीं सकता ना। आपके तीनों बच्चे देश के बाहर हैं, आपकी वाइफ भी जापानी है, पर वो इंडियन नेशनल है। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। मेरा फ्लैटमेट जस्ट लाइक माई मॉम। ओए उठा! इसीलिए ना आई गॉट अस एयरटेल का फैमिली प्लान, 2 कनेक्शंस सिर्फ 599 में। फ्रेंड्स हो या कॉलीग्स, सबके लिए है एयरटेल फैमिली प्लान, ऑल्सो अवेलेबल फॉर रियल फैमिलीज। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग, योग गुरु स्वामी रामदेव के संग, सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते दबाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। आपकी अदालत में अगला
आपकी अदालत में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर इल्जाम है कि ये राजनीति में मिसफिट हैं। डॉक्टर जयशंकर, आपकी पूरी बैकग्राउंड मैंने देखी, जीवन भर डिप्लोमेट रहे। जिस परिवार से आप आते हैं, आपके पिता वो भी इंटरनेशनल फेम के लोग थे, आपके परिवार में सब अंतर्राष्ट्रीय, तो फिर राजनीति में कैसे आ गए? मैं 41 साल के बाद मैंने फॉरेन सर्विस से रिटायरमेंट ली। उसके बाद मैं कॉरपोरेट सेक्टर में गया। मैं उस समय टाटा ग्रुप के साथ मैं काम कर रहा था, तो अच्छी पोजीशन थी, अच्छी नौकरी थी, आराम की नौकरी थी। और फिर अचानक एक दिन चुनाव के बाद, 19 के चुनाव के बाद मुझे कहा गया कि आप प्रधानमंत्री से आके मिले, और उनका कहना था कि आप कैबिनेट को ज्वाइन करिए। तब तक मैंने एक सेकंड के लिए मेरे मन में नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हो भी नहीं सकता ना। आपके तीनों बच्चे देश के बाहर हैं, आपकी वाइफ भी जापानी है, पर वो इंडियन नेशनल है। जो नॉन पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, उनके मन में कभी कभी ये आता है कि भाई देश की तरक्की होनी चाहिए, अगर यहाँ मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो अच्छा होगा। तो जिस किस्म से, जिस तरीके से पीएम ने कहा, तो मुझे लगा कि मुझे उनके हाथ मजबूत करने के लिए जो कॉरपोरेट नौकरी जो है वो छोड़ के राजनीति में आना चाहिए। पर जब मैं मंत्री बना तो उस टाइम मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं था, तो वो जो है मैंने उसके बारे में भी सोचा, मैंने 1 महीना सोचा और फिर मैंने वो निर्णय लिया। मोदी जी किसी को अपनी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे तो फैसला हम ही होगा ना? नहीं, वो तो सोचने का स्कोप क्या है? नहीं, ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनके लिए हाँ होगा। मेरे जैसे व्यक्ति जिसके मन में पॉलिटिक्स नहीं था, आप जहाँ पहुंचे हैं, पॉलिटिकल लोगों को वहां पहुंचने में 50 साल लग जाते हैं। नहीं, देखिए, दरियां बिछाते हैं, माइक लगाते हैं, नहीं, देखिए, बड़े पापड़ बेलते लोग। नहीं, ऐसा है, मेरे लिए सरप्राइज था। जो आप किसी आदमी को आप अचानक कुछ पूछ लेते हैं जो उसके लिए सरप्राइज है, तो थोड़ा तो समय लगता है ना। तो वो मेरा अनुभव था। पर जो आपने कहा कि मेरा जो परिवार जो है किस्म से इंटरनेशनल है, वो है। और पर मैं इस पे मैं 2 कमेंट कहूँगा कि देखिए, आज जो है करीब 3 करोड़ हमारे नागरिक और भारतीय मूल के लोग देश के बाहर रहते हैं। उनका भी देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होता है। कि आप देखें कि जब कुछ संकट का समय आता है, और आया था जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, हमारे खिलाफ फाइनेंशियल माने किस्म से सैंक्शन लगे थे, तो उस टाइम या आज भी अगर आप रेमिटेंस देखें, जितना रेमिटेंस दुनिया से भारत में आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रेमिटेंस की संख्या होती है। तो ये लोग जो भारत के बाहर काम करते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, मैं 40 साल में करीब मैं 30 साल मैं देश के बाहर था। जब देश के बाहर कोई आदमी होता है ना, देश के बारे में ज़्यादा सोचता है। और मेरे केस में तो मैं विदेश सेवा में था, 4 जगह मैं राजदूत था। और जब देश की माने सेवा में देश की प्रतिनिधि होते हैं, तो उस समय देश के बारे में गर्व ज़्यादा होता है। तो एक मैं कहूँगा कि जो हम लोग जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो हैं सुपर नेशनलिस्टिक लोग होते हैं। क्योंकि हमारे लिए नेशनलिज्म जो है ये कोई भाषण का मामला नहीं है, हमारे लिए रोज का मामला है। कि वो देश का जो गर्व और जो जिम्मेदारी जो होती, उसको हम हर समय अपने साथ रखते हैं। तो इसीलिए जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो वो इंडियन डायस्पोरा के लोगों को एड्रेस करते हैं। पहली बार जब वो गए, अमेरिका गए, तो उस समय उनका वो एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। तो और उसको एक किस्म से मॉडल मीटिंग बनाया गया। उसके बाद जहाँ भी जाते हैं, अभी भी उसके समान कुछ मीटिंग करने की कोशिश करते हैं।
उनको लगा उस टाइम कि इसमें एक तो जो हमारी समुदाय जो है उनको लगना चाहिए कि भारत जो है, भारत जो उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता जो है ये पासपोर्ट का रिश्ता नहीं है, ये खून का रिश्ता है, ये खून का रिश्ता है। और एक किस्म से उन्होंने ये इमोशनल बॉन्ड बनाया उनके साथ। तो ये जो 3 करोड़ भारतवासी जो और या भारत मूल के लोग जो हैं, उनको लगता है कि भाई ये देश जो है हमें भूला नहीं है, आज भी हमारी देश में इस कीमत है, हमारी आदर सम्मान करते हैं लोग। तो ये मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए, अगर आप राष्ट्रहित के परिप्रेक्ष्य से देखें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आप राजनीति के गुर सीख भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भाई आजकल बजरंग बली का ज़माना है, तो आपने भी अपनी बातों में बजरंग बली को डिप्लोमेट कहना शुरू कर दिया है। नहीं, वो तो देखिए वो राजनीति नहीं है, वो तो मेरा शुरू से विश्वास है कि जो अपने इतिहास और अपनी परंपरा को समझने में और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में मेरा हर समय इंटरेस्ट रहा है। तो जैसे मैंने कूटनीति के बारे में मैंने एक किताब लिखी है जहाँ मैंने श्री कृष्ण जो है उनका जो कूटनीति के साथ संबंध क्या था, उनका योगदान क्या था महाभारत में, उनकी महत्व क्या थी, ये अब दुनिया के सामने रखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे परिचय नहीं। तो भगवान कृष्ण डिप्लोमेट थे और हनुमान जी वो भी डिप्लोमेट, वो श्रीलंका गए, अब उनको एक मिशन दिया गया, मिशन से ज़्यादा वो कर पाए, माँ सीता को खोज भी पाए, उनके साथ कम्युनिकेट भी किया, रावण के शहर को जला भी गए वो। अब ये डिप्लोमेसी की पूंछ में आग लगा के लंका जला दी। तो ये जो है मुझे लगता है कि आजकल ना हम इकोनॉमिक्स पे बहुत बल देते हैं, पॉलिटिक्स पे बल देते हैं और देना भी चाहिए, पर कभी कभी कल्चर में भी देना चाहिए कि अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी परंपरा, हम लोग अगर इसकी प्रशंसा नहीं करें तो दुनिया कैसे करे। मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते, तो उसकी इस एनर्जी का सीक्रेट क्या है सर? देखिए ऐसा है, मोदी जी का एनर्जी का सीक्रेट तो मैं नहीं जानता, मैं अपनी एनर्जी का सीक्रेट जानता हूं कि अगर मैं उनके साथ हूं तो मेरी एनर्जी आ जाती है। जयशंकर जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी डिप्लोमेसी के बारे में, आपकी सियासत के बारे में, इंटरनेशनल लीडर्स के बारे में। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने राइटर शिव खेड़ा के फैसले। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर
तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पहुंचाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते हुए हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पर। हमने उनसे पूछा G20 के बारे में, हमने उनसे पूछा प्रधानमंत्री मोदी की रिलेशनशिप्स के बारे में, दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स से कैसे रिश्ते बनाए इसके बारे में। हमने उनसे पूछा उन्हें डिप्लोमेट से राजनेता बनकर कैसा लगा। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने राइटर और जबरदस्त स्पीकर शिव खेड़ा के फैसले का। रजत जी, आपकी मशहूरी है बहुत दूर दूर तक, आप बहुत खतरनाक सवाल पूछते हैं। और दूसरी बात यह है कि जयशंकर जी आज एक नया रूप देखा, ये खतरों के खिलाड़ी हैं साहब ये तो। और आज ट्रायल एक जज की हो रही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जयशंकर जी का मैं बहुत एक बड़ा फ़ैन हूँ। इनको मैंने बहुत जगह पर इंटरव्यू में देखा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने जब भी किसी फॉरेन मिनिस्टर से या डिप्लोमेट से बात की है, उनको इनके अगर पॉलिसी सही नहीं लगी तो इन्होंने बहुत सीधा जवाब दिया है। डबल रोल नहीं खेला, सिंगल रोल खेला हमेशा। और सिंगल जवाब दिया है। सबसे अच्छी इनकी खासियत ये, आज भी इन्होंने जो जवाब दिए आपको बहुत सीधे सीधे जवाब दिए। इनको डिकोड नहीं करना पड़ा, ये कह रहे थे इसका मतलब क्या है, ये कह रहे थे इसका मतलब क्या है, कभी सोचना नहीं पड़ा, बिल्कुल सीधे जवाब दिए। और जिस तरीके से आपके सवाल कम्युनल थे, चाइना पे थे, सभी इस तरीके से इन्होंने सवाल उनको हैंडल किया है। मैं तो यही कहूँगा कि लुकिंग एट हिस्ट्री, पिछले कई साल यूक्रेन जैसे इन्होंने संभाला, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देखी और इन्होंने यही कहा लोगों को कि आपको सूट करता है नहीं करता है आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो भी डिसीजन लेता हूं अपने देश के हित में लेता हूं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और मेरे हिसाब से तो इन्होंने कहा कि खून का रिश्ता है। सब हमने एक चीज सीखी है, खून के रिश्ते में और प्यार के रिश्ते में बहुत फर्क होता है। प्यार के रिश्ते बनाने के लिए संस्कार चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए साहब। और वो इन्होंने दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से ये एक सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, एक देशभक्त हैं। और हमारे देश को शायद पहला ऐसे फॉरेन मिनिस्टर मिला है हु इज ए पेट्रियट फर्स्ट एंड फॉरेन मिनिस्टर सेकंड इन दिस कंट्री। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बल्कि मैं अपने प्रधानमंत्री को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर चुना है। और सभी इल्ज़ामों को देखते हुए मैं इनको बाइज्जत बरी करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जो शिव खेड़ा जी ने कहा उसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि उम्मीद से बहुत अच्छी हिंदी डॉक्टर जयशंकर ने बोली और कम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारी दुआ है वो इसी तरह से जनता की सेवा करते रहें, राजनीति में अपने डिप्लोमेसी के गुणों का इस्तेमाल करते रहें और बुलंदियों तक पहुंचे। आपकी अदालत में मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे आपकी अदालत। अब आइए देखते हैं